Hello dear learners, today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. Let us begin with today's daily news capsule. Today's news includes: first, Bharat replaces India in G20 invite from President. Second, the implication of expansion of BRICS. Third, Xi Jinping skipping G20 summit, a deliberative signal to India, says West. And last news for today is Myanmar won't be allowed to lead ASEAN in 2026 in blow to generals. So let us understand today's news. तो फर्स्ट न्यूज़ आज का है भारत रिप्लेसेस इंडिया इन G20 इनवाइट फ्रॉम प्रेसिडेंट. तो कल सारे जितने भी ऑनरेबल डेलीगेशंस है और सारे चीफ मिनिस्टर्स और जितने भी ऑनरेबल पीपल है जो कि G20 के मीटिंग में है, तो उन सबको ऑनरेबल प्रेसिडेंट की तरफ से एक इनविटेशन मिला था जिसमें रिपब्लिक ऑफ इंडिया के जगह रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा था. तो इट हैज़ स्टर्ड सम कंट्रोवर्सीज. Invitation sent by President Draupadi Murmu to head of states and governments and chief minister of Indian states for an official banquet on the occasion of G20 summit in New Delhi created a flutter as the word India has been replaced by Bharat. So ये जो इशू है वो है भारत का. तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 से हम अगर इसको रिलेट करें तो आर्टिकल कहता है कि इंडिया दैट इज भारत. तो भारत जो शब्द है वो और इंडिया जो शब्द है उसको हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं. तो अगर हम इंडिया कहे या अगर हम भारत कहे तो बोथ विल मीन द सेम मीनिंग, लेकिन हम अब रिपब्लिक ऑफ भारत की तरफ मूव ऑन करते जा रहे हैं. तो ये इसको समझने के लिए हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपको आर्टिकल 1 समझना. आर्टिकल 1 सेज, मैं ये इसको रब कर देती हूँ. आर्टिकल 1 सेज दैट इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये बात आपको अच्छे से समझना होगा कि व्हाट डज यूनियन ऑफ स्टेट मीन्स. स्टेट्स मीन्स हम कुछ क्लासेस पहले हम लोग शायद क्वाज़ाई फेडरलिज्म के बारे में बात करते हैं. फेडरलिज्म के बारे में हम बात करते हैं. हम क्वाज़ाई फेडरलिज्म, इंडिया को हम क्वाज़ाई फेडरल स्टेट बोलते हैं. हम फेडरलिज्म के बारे में बात कर रहे थे. फेडरलिज्म में अगर वेस्टर्न नोशन जो है फेडरलिज्म का उसको अगर हम समझे तो दे हैव एन अग्रीमेंट. यूएस में अग्रीमेंट है. इट हैज़ एन अग्रीमेंट बिटवीन द 50 स्टेट. 50 के 50 स्टेट्स एक अग्रीमेंट में है कि वो एक फेडरेशन है. मतलब वो एक डिवाइडेड स्टेट्स को मिलाकर, 2 डिवाइडेड स्टेट्स को मिलाकर उन्होंने एक इंटीग्रेटेड किया है. लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. यूनियन ऑफ स्टेट्स है तो इंडिया के कोई भी स्टेट्स है वो दे डोंट हैव द राइट टू सेसीड. राइट टू सिसीड का उनके पास ऑप्शन नहीं है. दे कैन नॉट जस्ट लीव दी गवर्नमेंट की, और अगर वो ऐसे छोड़ नहीं सकते कि हमें आप गवर्नमेंट का ये जो टॉपिक है इस पे जो उनका जो गवर्नमेंट जो सोचती है और हमारा सोच मिल नहीं रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि हम भारत का जो भारतवर्ष है उससे हम अलग हो जाए. ये इनके पास ये अधिकार नहीं है. दैट दिस यूनियन ऑफ स्टेट दे डोंट हैव द राइट टू सिसीड, वेयर एज इन यूएसए दे कैन सिसीड. ओके, तो ये आपको अच्छे समझ लेना है व्हाट इज Article 1 and what does it says. So that brings us to the next topic, that is the implication of expansion of BRICS. तो हमें मालूम है कि कुछ दिनों पहले ही ब्रिक्स का जो समिट था वो योहानिसबर्ग में हुआ था. योहानिसबर्ग में हुआ था और उसमें ब्रिक्स अब उसमें और एडिशनल 6 मेंबर हो गया. अभी उसको हम कहते हैं ब्रिक्स प्लस. अभी इसमें 6 मेंबर्स और ऐड किए गए. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो MCQ बेस्ड एग्जाम्स आते हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आने का ये चांसेस है कि ब्रिक्स में कौन से 6 मेंबर्स ऐड हुए हैं. तो हमें ये याद रखना है कि जो इम्पोर्टेंट जो 6 मेंबर जो अभी ऐड हुए हैं वो है ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दैट इज़ UAE, और जो कि वेस्ट एशिया से है. वेस्ट एशिया से हमने 3 कंट्रीज ले ली, इजिप्ट एंड इथियोपिया फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट,
और अर्जेंटीना फ्रॉम लैटिन अमेरिका। तो ये जो है ब्रिक्स प्लस में अब 6 मेंबर्स का एडिशन हो गया। तो इसमें अगर हम ब्रिक्स के बारे में जानें तो ब्रिक्स का इतिहास क्या है। ब्रिक का जो फर्स्ट समिट है वो 2009 में हुआ था। उस समय साउथ अफ्रीका एडेड नहीं था, उस समय सिर्फ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ही थे, बस 4 कंट्रीज। तो उस 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया ब्रिक्स, वो बाद में उसका नाम चेंज करके ब्रिक्स हो गया, लेकिन उससे पहले वो ब्रिक था। दे वर फोकस्ड मेजरली ऑन रिफॉर्म्स फॉर द ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। तो हमें पता है कि 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। तो उसके बाद एक ऐसा उन्होंने सोचा, ऐसा एक इनिशिएटिव लिया गया जहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल के ऊपर एक डिस्कशन कर सके। तो अब क्या हुआ कि जो मेजर कंट्रीज है ब्रिक्स की, उसमें उन्होंने सारे कॉन्टिनेंट्स इंक्लूडिंग वेस्ट एशिया और हमारा वेस्ट एशिया, अफ्रीका और सदर्न अमेरिका, मतलब ये तीनों जो कॉन्टिनेंट्स है उनमें से हमने 6 मेजर कंट्रीज को हमने निकाला। तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है कि अब जो है ये न्यूज़ और जो G20 में शी जिनपिंग का ना आना, ये दोनों चीज़ जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। क्योंकि अगर शी जिनपिंग ऐसे ग्लोबल फोरम को, जहाँ पे हम एंटी वेस्ट है, ये वाले जो ग्लोबल फोरम है इसमें हम क्या है, एंटी वेस्ट है, इसमें चाइना और रशिया का जो है पावर ज़्यादा है, लेकिन शी जिनपिंग का G20 में ना आना ये क्या दर्शाता है कि ही डोंट हैव दैट ट्रस्ट ऑन G20 बट ही हैज़ द ट्रस्ट ऑन ब्रिक्स। तो ये दिखाता है कि it has challenged the West led वर्ल्ड ऑर्डर में वेस्ट लेड। अगर हम देखें तो ईरान, आपको पता होगा ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में क्या था, एक वॉर टाइप सिचुएशन है ना। ये तो हमें पता है कि ईरान और सऊदी अरेबिया आर दी नेमेसिस, एनिमी कंट्रीज है एक दूसरे के। बट उन दोनों को एक फोरम में लाना और उनके बीच में डायलॉग करवाना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूव दैट हैज़ मेड, दैट ब्रिक्स हैज़ मेड, कि दोनों जो काउंटर पार्ट्स कंट्रीज है जो एक दूसरे के साथ कोई भी फोरम में नहीं आना चाहती, बट ब्रिक्स जो फोरम है उन्होंने ये दोनों कंट्रीज को एक साथ ले आया। और ऐसे ही मेजर, हम क्या समझते हैं कि यूएस इज दी ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर, हम यूएस को ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में देखते हैं, बट अब उसको चैलेंज करने के लिए चाइना और रशिया का जो इनिशिएटिव, दोनों का जो गठबंधन है, दोनों का जो अलायंस है, वो क्या इसके ऊपर भारी पड़ सकता है? अगर हाँ, तो किस लेवल तक भारी पड़ सकता है? क्या डॉलर का जो पावर है वो कम हो जाएगा, है ना, और येन का पावर, चाइनीज़ जो करेंसी है उसका पावर बढ़ेगा। तो ये सारे जो इम्प्लीकेशंस है वो अभी देखा जा रहा है। और जो ऐसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीज, आप समझ लीजिए अफ्रीका को भी केटर कर रहे हैं, और फिर वेस्ट एशिया कंट्रीज़ को, और जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ है, इन सब को ब्रिक्स जो है वो केटर करेगा अब। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मूव। और ब्रिक्स के साथ, ब्रिक्स को चैलेंज करने के लिए यूएस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों में है, बट ब्रिक्स ने अपना खुद का एक बैंक जो कि शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करे, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक भी ब्रिक्स के अंडर है, जो कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करती है टू केटर द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। पता है, जब आपके पास इनफ रिसोर्सेज ना हो कि आप गुड्स इंपोर्ट कर सके, तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो इसी IMF और वर्ल्ड बैंक को काउंटर करने के लिए ही न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी स्थापना किया गया था। सो दीज जियो स्ट्रेटेजिक मूव, ये जो ब्रिक्स ने अभी जो अलायंस ऐसा बनाया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेकुलेशन में है, न्यूज़ में है। तो इसी के साथ ही शी जिनपिंग का G20 में ना आना, वी कैन कनेक्ट ऑल द डॉट्स टुगेदर, ठीक है। तो ये था न्यूज़ रिगार्डिंग G20 समिट एंड इट्स स्पेकुलेशंस की
कैसे इम्प्लीकेशन क्या है, इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए। इंडिया शुड मेक अ वेरी बैलेंस्ड मूव, कि हमें अब और ज़्यादा बैलेंस मूव लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज वी एज अ कंट्री वी डोंट हैव टू बी इन मतलब किसी भी ब्लॉक या किसी भी अलायंस में होना, ये हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, बट वी नीड टू मेंटेन गुड रिलेशन। वी हैव टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक कि हमें किस मूव पर, कौन से समय पर कौन सा मूव करना है। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज शी जिनपिंग स्किपिंग G20 समिट अ डेलिबरेट सिग्नल टू इंडिया सेज वेस्ट। तो मैंने आपको बताया था कि वो दोनों ब्रिक्स और G20 जो है वो दोनों को आपको एक साथ पढ़ना है। With Chinese President Xi Jinping skipping G20 summit for the first time, Beijing is sending deliberate signals to India and the West by essentially downgrading its involvement in key international forum। तो ये क्या दर्शाता है कि चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है वो सोचती है कि G20 हैज़ लेसर इम्पोर्टेंस, और G20 हो गया, G7 हो गया, ऐसी जो फॉरम्स है, जो वेस्ट लेड फॉरम्स है, उसको काउंटर करने के लिए ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी समिट्स में जो चाइनीज़ प्रेजेंस है, रशियन प्रेजेंस है, वो ज़्यादा दिखाई देता है, बट G20 जैसे वेस्ट लेड फॉरम में उनका प्रेजेंस नहीं दिखा देता है। स्किपिंग दिस समिट ऑल्सो रिफ्लेक्ट चाइनाज अनईज विद G20 एज अ प्लेटफॉर्म, एज इट हैज़ अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू इट्स इन्वेस्टिंग एंड सच अदर फोरा सच इज ब्रिक्स एंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका हमें इसमें डिफरेंस पता चलता है कि किस लेवल पे इन्वॉल्वमेंट है ब्रिक्स के जो फोरम है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो फोरम है उसमें किस लेवल का इन्वॉल्वमेंट है, और G20 में किस लेवल का इन्वॉल्वमेंट है। In BRICS, she was more comfortable as China was more in a position to influence the agenda and outcome. Everybody is hungry of power. तो जहाँ पे power होगा वहीं पे countries का interest भी उसी तरफ जाएगा. So let us move on to the last news for today. That is also from the news of international relations. It is very important news that Myanmar won't be allowed to lead ASEAN in 2026 in blow to generals. तो ये भी एक आसियान जो है ASEAN, आसियान इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसमें जो है 10 कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज है जो आसियान के कंट्रीज है जो पार्ट है इसमें, इंक्लूडिंग म्यांमार। म्यांमार जो है वो आसियान की कंट्री है, बट आसियान जो है उस अभी 2021 में क्या हुआ था कि यहाँ पर मिलिट्री कू हो गया था, COUP कू। तो मिलिट्री कू की वजह से क्या हुआ, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट था आंग सान सू की के अंदर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट था उसे गिराकर आर्मी जनरल ने डिक्टेटरशिप का जो है वो अब म्यांमार जो है वो एक आर्मी जनरल के अंडर रहता है। और आसियान का जो विजन है वो है डेमोक्रेसी और उसके आइडियल्स को उनको केटर करता है आसियान। इसीलिए इस बार भी आप अगर फोटोज़ में देखेंगे तो वो जो चेयर है जहाँ पे म्यांमार को बैठना चाहिए था, बट दिस टाइम द चेयर इज़ एम्प्टी, कोई भी डेलीगेट नहीं आया है। और 2026 में जो होंगे, जो म्यांमार को मिलने वाला था जो डेलीगेशन, अब वो जो रोटेटिंग जो डेलीगेशन है वो किसे मिलेगा, फिलीपींस को। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि जो म्यांमार जो है अब वो आसियान से भी, आसियान में उनका जो प्रेजेंस है वो कम हो गया है। अब इसमें क्या होगा कि जो न्यू प्लेयर्स है, न्यू प्लेयर्स मतलब हमारे चाइना एंड रशिया, उनका इन्वॉल्वमेंट हमें म्यांमार के पॉलिटिक्स और उनके जो जितना भी कुछ इवेंट्स हैपन हो रहा है म्यांमार में, उसमें हमें चाइना और रशिया का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखेगा। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में यूएस प्लस यूरोपियन यूनियन ने म्यांमार पे सैंक्शन लगा दिया था, लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि सैंक्शंस लगाया गया है तो म्यांमार वुड सीक हेल्प फ्रॉम चाइना, और ये चाइना से हेल्प सीख करना इट हैज़ बीन स्टार्टेड। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत सारे पोर्ट्स खरीद लिया है। ये इससे भारत पर क्या इशू होगा, भारत पर इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है कि ये जो है ऐसा जो
सिचुएशन है, ये इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। इंसर्जेंसी का जो मूवमेंट्स है वो ज़्यादा हो सकता है ना, पीस एंड स्टेबिलिटी जो मेंटेन्ड है वो कम हो सकता है ना, और फिर इसी तरीके के और रोहिंग्यास के भी इश्यूज़ है। तो ये बहुत सारा हमें इसको देखना पड़ेगा। और इंडिया का इन्वेस्टमेंट जो है म्यांमार पे वो भी बहुत है। हमने कालांदान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट किया है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड जो ट्राइलेटरल हाईवे है उसका भी हम लोगों ने बिल्डिंग ब्लॉक शुरू किया है। तो it could have a lot of impact on India's investment also। तो हमें जो है यहाँ पर म्यांमार का जो इशू है उस पर भी हमें बहुत ध्यान देना है। और आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से आसियान के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उन सब का नाम याद करना है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज़ कैप्सूल। टू गेट सच कैप्सूल्स प्लीज join our Telegram channel also, and also subscribe to our YouTube channel, and please join the Telegram channel wherein we post daily MCQs which could be very helpful for your preparation, and I'll see you in the next video. Thank you.